तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। दरअसल सीडीएस जनरल अनिल चौहान पहुंचे हैं रक्षा मंत्री के आवास पर और लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे उसके लिए पहुंच गए हैं विक्रम मिस्री साहब, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you to this press briefing by Foreign Secretary Shri Vikram Misri on the ongoing developments around Operation Sindoor. We are also joined by Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh for this briefing. With that, sir, the floor is over to you. Thank you. Indeed, good morning. Namaskar. Sorry to keep you all waiting. जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं. I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning. Colonel Qureshi. Thank you, sir. नमस्कार. पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी. उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया. नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की. अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए. भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया. फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई. मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की. एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई. पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए. टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया. रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए. पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए. इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की. चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके. ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया. साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए. भारत
इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद। Pakistan military continued with its provocations, carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircraft to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare Center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar sites at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derangyari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also,
Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arm fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian armed forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian armed forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. At the end, I would also like to show you a few images of Air Force bases in the Punjab sector and Rajasthan sector, where it is mighty clear that we are debunking the Pakistani claims of causing destruction at these air bases. You can yourself see the normalcy and these air force stations. This is Sirsa, Suratgarh. The runways are intact. They are also time stamped. Just notice they are also time stamped. This is today. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you, Colonel Qureshi. Thank you, Wing Commander Singh. I just have a few points to make in closing. First of all, as you have seen, Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. The second point that I wanted to emphasize is that Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner, Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said, these lame attempts to divide India are doomed to failure. We have also seen in some of the remarks that have been shown on television
that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. Ladies and gentlemen, as you would have gathered from this morning's briefing, we are dealing with an evolving situation. Accordingly, today we don't have the time to take questions, but we will continue to update you on this situation as we go along. Thank you all very much for joining us this morning. तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है भारत सरकार की तरफ से, उसमें साफ बताया गया कैसे नुकसान भारत को पहुंचाने की झूठी खबरें पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। उकसावे वाली कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कैसे श्रीनगर से लेकर नलिया तक 26 से ज्यादा ठिकानों पर जहां पर पाकिस्तान की तरफ से निशाना साधने की कोशिश की गई, जिनमें से अधिकांश को भारत ने नाकाम कर दिया। हां, उधमपुर, पठानकोट, भुज, आदमपुर में थोड़ा बहुत नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा है, इसकी बात भी बताई गई। और फिर यह भी बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो कैसे हाई स्पीड मिसाइल से रात के अंधेरे में पंजाब में भारत के कई एयरबेसेस को निशाना बनाने की फिराक में था, उसको भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान बार बार सैन्य ठिकानों को, रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाने की जुगत में है, ये जानकारी दुनिया के सामने रखी गई। ये भी बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो खासतौर से पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वहां पर नागरिकों को और नागरिक जहां रहते हैं उन रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान का पूरा एजेंडा जो है, पूरी रणनीति जो है वो सिर्फ झूठ पर बनी हुई है, झूठ पर टिकी हुई है। और पाकिस्तान की तरफ से जो सोशल मीडिया पर झूठे दावे किए जा रहे हैं उसकी भी हवा भारत की तरफ से निकाली गई, ये बताते हुए कि चाहे सिरसा हो, सूरतगढ़ हो, यहाँ पर जो एयरबेसेस हैं हमारे वो पूरी तरीके से ठीक है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, कहीं किसी रनवे को कोई क्षति नहीं पहुंची है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, अफवाह है जो पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही है। बाकायदा उसकी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सिरसा से लेकर सूरतगढ़ तक जो एयरबेसेस हैं उनकी तस्वीरें साझा की गई हैं। ये एयरफोर्स स्टेशन सिरसा की तस्वीर दिखाई गई है और बाकायदा ये बताकर दिखाई गई है कि आप समय देख लीजिए, ये ताज़ा तस्वीरें हैं, आज की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रहा है, दुनिया को भ्रमित करने के लिए, अपनी शान भगाड़ने के लिए पाकिस्तान की तरफ से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ये तो सिरसा एयरफोर्स स्टेशन की और इसी तरीके से सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन की ये तस्वीर भी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई और बताया गया कि यहां किसी तरीके की कोई हानि, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रनवे पूरी तरीके से ठीक है, कहीं कोई क्षति नहीं पहुंची है। भारत पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से मुस्तैद है। हाँ, इस बात पर जरूर फोकस किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान जो है अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ तनाव में वृद्धि कर रही है। तो पाकिस्तान की करतूतें ऐसी जो सिर्फ और सिर्फ तनाव बढ़ाने का काम कर रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसावे वाली कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से हमारे सैन्य ठिकानों को, हमारे रिहायशी इलाकों को निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत उसको नाकाम कर रहा है मुंह तोड़ जवाब देकर। कर्नल सोफिया कुरैशी और उनकी तरफ से ये जो जानकारियां साझा की गई हैं, जरा पहले सुना देते हैं आप। सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा
पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। तो एक बार फिर भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की तरफ से जो झूठ फरेब फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से जो कुकर्म करने की भारत के खिलाफ कोशिश की जा रही है, उसका भंडाफोड़ किया गया है। हमारे साथ देखिए इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, जरा जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड वर्षा कुकरेती जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जरा जल्दी से पहले नीरज के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे और नीरज से समझते हैं। नीरज, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देश दुनिया के सामने है और इसका लब्बो-लुबाब यही निकल कर आया कि साहब उकसावे वाली कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, लगातार तनाव बढ़ाने वाला एक्शन पाकिस्तान लगातार ले रहा है और भारत जो है वो तनाव वृद्धि नहीं चाहता। इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ जवाब दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पाकिस्तान की इन हरकतों और रिस्पॉन्ड जो हम लोगों ने किया है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि भारत जो है लगातार देख रहा था कि किस तरह से पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं, जो उनकी मिसाइल हैं और रोमाना फाइटर जेट्स, लड़ाकू विमानों ने भी भारत की तरफ जो है अटैक करने की कोशिश की। ऐसे में भारत ने भी अपने फाइटर जेट्स को तैनात किया। डॉग फाइट की भी खबरें हैं। पाकिस्तान के जो ऑपरेशन है, जो उन्होंने नाम दिया है उसको बुनियान उल मरसूज, उसको पूरी तरह से फेल जो है भारत ने कर दिया है। भारत की थल सेना और वायुसेना ने मिलकर किया है और साथ ही की है जवाबी कार्रवाई, जिसमें 5 जो एयरबेस है पाकिस्तान के, उनको तबाह कर दिया गया है। रोमाना
इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है उसको लेकर भी साफ तौर से कहा गया है, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है। LOC हो, इंटरनेशनल बाउंड्री हो, सब जगह भारतीय सेना तैनात है, सैनिक तैनात है। अगर पाकिस्तान की तरफ से ग्राउंड फोर्सेस में यानी ग्राउंड ज़मीन पर भी कोई ऐसी हरकत होगी तो उसका भी इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे पाकिस्तान की एयर स्पेस में दिया गया है। उसके लड़ाकू विमानों को, उसके एयरबेस को, जहां से भी लड़ाकू विमान उड़े थे, जो जानकारी मिल रही है कि सवाल जवाब का सिलसिला नहीं हुआ, और इसको लेकर विक्रम मिश्री साहब की तरफ से कहा गया कि साहब ये इट्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन, उस पर नजर बनी हुई है। मेघा जी, आज सवाल जवाब नहीं हुआ, कल हुआ था सवाल जवाब, पर सिचुएशन आज थोड़ी सी कल से ज्यादा थोड़ी टेंस लग रही है, क्योंकि रात भर में जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, देखिए 2, 4, 5 चीज उन्होंने जो सही तरीके से समझाने की कोशिश की कि श्रीनगर से लेकर नलिया तक, मतलब श्रीनगर से लेकर गुजरात तक भारतीय पाकिस्तान की वायुसेना ने इंट्रूजन, एयर इंट्रूजन करने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा एयर इंट्रूजन की बात करी है, पहला दूसरी की शेलिंग बहुत बढ़ गई है। तो बॉर्डर एरिया और LOC की बात करी उन्होंने, और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों की बात करी, जहां की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, हैवी शेलिंग हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे तरफ भी क्षति हुई है, लोगों की जान माल की भी नुकसान हुई है, कुछ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, कुछ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है, वो भी कहा है। बट 2-4 जो एयर बेसिस के बारे में कल रात से चलाया जा रहा था कि इन एयर बेसिस को बिल्कुल क्षति पहुंचा दी गई है, उन एयर बेसिस के पिक्चर्स दिखाए गए और ये बताया गया सूरतगढ़ वाला एयरबेस उनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी जो 5 जगह की बात करी, मुझे लगता है कि ये सब मिला के जो क्रक्स था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये था कि 5 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो कि हम पाकिस्तान एयर बेसिस की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो 5 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया गया है, उनको क्षति पहुंचाई गई है। इन्होंने बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाल के बताया कि उनका स्टोरेज सेंटर है, उनका कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, उन सब को डिस्ट्रॉय किया गया है। लेकिन ये 5 एयर बेसिस हैं पाकिस्तान के, जिसमें पहला रावलपिंडी वाला एयर बेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो साथ में, क्योंकि वो आपके कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के साथ है, और वही एयर बेस है ना भाई रावलपिंडी में उनका, और वही एयर बेस है जहां पर कि जितने दुनिया के जितने बड़े लोग आते हैं पाकिस्तान में, उसी एयरबेस पर उतरते हैं एवरीबडी। तो वो एयरबेस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। उसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी गई है। उसके जैसे 5 और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस आप कहिए, पर हम पाक एयर बेसिस, पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर बेसिस या फिर जहां से उनके फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनके बारे में पासिंग में रेफरेंस हुआ है, उन्होंने 5 नाम लिया है, मगर उससे ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। पर वो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी कार्रवाई रात में हुई है वो इन 5 एयर बेसिस पे पाकिस्तान में हुई है, जिसका कॉन्फर्मेशन आज भारत ने आपको दिया है। बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS जो पहुंचे थे अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर, जनरल अनिल चौहान, उनकी बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, CDS ने रक्षा मंत्री को मौजूदा हालात की पूरी जानकारी दी है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये बैठक जो CDS की रक्षा मंत्री के साथ थी, ये बैठक खत्म हो गई है, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस बीच आइए जल्दी से अब जरा खास मेहमानों को रुख करते हैं और हम मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात सर के पास आपको लेकर चलेंगे और उनसे जानेंगे। सिवात सर, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, आपका असेसमेंट क्या है सर? देखो रोमाना, असेसमेंट ये है कि जो बीती हुई रात में पाकिस्तान ने काफी हरकतें की हैं, मगर उनके सारे के सारे जो भी ऑपरेशन से अनसक्सेसफुल कर दिए, क्योंकि भारत का जो मल्टी टीयर एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत पुख्ता है। उसमें S-400 भी है, उसके अंदर आकाश मिसाइल भी हैं, और उसके बाद आपके पास शिल्का भी, L-70 और काइनेटिक और नॉन काइनेटिक करने के लिए आपका ड्रोन का भी सिस्टम है। तो ये सच्चाई है, कोई ज़्यादा क्षति बिल्कुल नहीं हुई भारत की तरफ, मगर जो भारत ने पलटवार किया है उससे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी क्षति हुई है। और ये देखना चाहिए कि जो रावलपिंडी है, वह जहाँ नूर खान एक प्रकार एयरफील्ड है, वहाँ पर जो एक C-13J हरकुलिस जो पाकिस्तान का था, वो एयरफील्ड पे एक प्रकार बर्बाद कर दिया गया। और पाकिस्तान का सुनने में आया है 3 और एयरफील्ड है, उनमें भारत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान का जो स्पेशली लाहौर है, लाहौर वाला जो एयरफील्ड है और बाकी टाउन है, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ना काम कर रहा है, क्योंकि जो भी HQ-9 था जो चीन से मिला था वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया है भारत की जो एक प्रकार से एंटी जो फोर्स है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान अब बुखला हुआ है। अगर आप देखें, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है
नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग हुई है आज पाकिस्तान में, और वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेशनल कमांड अथॉरिटी का मतलब कि जो टॉप पॉलिटिकल लीडर और मिलिट्री लीडर मिलते हैं वो डिसीजन लेते हैं इंक्लूडिंग ऑन न्यूक्लियर वेपन। ठीक है तो ये बिल्कुल सर, उस पर नजर रखेंगे हम। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सर, जरा दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद आप आगे अपनी बात बढ़ाइएगा। देखिए, चंडीगढ़ में जिला प्रशासन ने लोगों को वॉलंटियर के लिए बुलाया था और इसके लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए। देखिए कैसे देशभक्ति का जोश लोगों में हाई है और भारत के समर्थन में भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये नारे यहां पर लग रहे हैं। ये सिविल वॉलंटियर बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से लोगों को बुलाया गया था। और देखिए, भारत की युवा शक्ति है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि लोग जो हैं वो अपनी सेना के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहते हैं, अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहते हैं। सुना दीजिए जरा, सुनाइए जरा, आवाज बढ़ाइए। क्या कारण रहा और किस लिए आए? ये जी हमें गाइडलाइंस आई है कि आपको सिविल डिफेंस के लिए, वॉलंटियर्स के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, तो हम देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी इसके लिए क्या प्रोसीजर क्या है, क्या करना पड़ रहा है, फॉर्म वगैरह? प्रोसीजर जी, यहाँ पर हमें फॉर्म मिला है, फॉर्म फिल कर दिया सारा, एड्रेस वगैरह जी, और हमें यहाँ पर जमा करने के लिए दिया इन्होंने। तो अब शायद ये कह रहे हैं सेक्टर 17 जमा करने जाना है, तो हम जैसे कह रहे हैं हम वहीं जा रहे हैं जी। मेरा नाम करण चोपड़ा है जी। मैं इंडिया के लिए जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पे चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के लिए बोला गया था और टाइम से हमने फॉर्म भर के फिल करके दे दिया इनको, और कभी भी जब ये बोलेंगे हम तैयार हैं, और अब जैसे भी कहेंगे वैसे हम करने के लिए तैयार हैं, पर हमें बंदूक पकड़ा दी जाए और हम ठोक के आएंगे। भारत माता की जय। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम अमित है। मेरा नाम अमित है भाई, मैं वॉलंटरी के लिए यहाँ आया हूँ। तो हमने फॉर्म फिल कर लिया है, जैसे हमारे को आज्ञा दी जाएगी प्रशासन की ओर से हम तैयार हैं। तो देख रहे हैं आप, ये देश है हमारा, ये देश के युवा हैं हमारे, जिनका देशभक्ति को लेकर जोश हाई है। और इस वक्त ये देश की आवाज है जो चंडीगढ़ से इस वक्त आप सुन रहे हैं, कैसे लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मजबूती से अपनी सेना के साथ खड़े हुए, कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान से खुद निपट लेंगे। ये एक हुंकार है जो देश का युवा इस वक्त बढ़ रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो देश की सैन्य शक्ति है उसको और मजबूती मिलती है। देखिए कैसे भारत माता की जय के नारे यहाँ गुंजमान है। सुनाइए जरा। पहुंचे हम सपोर्ट करने के लिए आर्मी को। फॉर्म भरा यहाँ पे जो? हाँ जी। आप देश की सेवा करना चाहते हैं? हाँ जी। मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरीके से वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। एक तरीके। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निधि है। निधि जी क्या करती है और यहाँ किस लिए पहुँची? मैं यहाँ पे सिविल डिफेंस के लिए आई हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम की ही तैयारी कर रही हूँ। और मैं भी वॉलंटियर कर रही है, प्रशासन ने बोला है कि कर रही है। वॉलंटियर ही कर रहे हैं हम लोग अभी। हाँ जी। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आ रही हैं और देश के युवा सड़कों पर उतर कर आए हैं। यहां पर प्रशासन की तरफ से सिविल डिफेंस के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती की बात कही गई थी और उसी का फॉर्म लेने के लिए देखिए यहां किस तरीके से युवाओं का हुजूम है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो देश सेवा करे, हर कोई चाहता है कि वो इस वक्त अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे और इसीलिए देखिए ये जोश युवाओं का। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इशाक डार से बात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मंत्री से बात की है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार। दोनों देशों से जल्द तनाव खत्म किया जाए, ये अपील मार्को रूबियो की तरफ से की गई है। इशाक डार से मार्को रूबियो ने बात की है। देखिए इससे पहले मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के जिहादी जनरल से बात की थी और उस वक्त भी लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सब कहीं ना कहीं अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान में बात करे तो किससे करे। कभी सरकार के नुमाइंदों से अमेरिका बात करता है, कभी वहां के जनरल से अमेरिका बात करता है और अब एक बार फिर पाकिस्तान वहां के जो उप प्रधानमंत्री इशाक डार, उससे अमेरिका के मार्को रूबियो ने बात की है। क्या डिटेल सामने आ रही है मेघा? मैं
इनफैक्ट आपको इसमें एक्स्ट्रा और ऐड करके बता रही हूँ, इशाकदार से तो उन्होंने बात की है। उन्होंने अभी वापस हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी बात करी है और उन्होंने ये एम्फसाइज किया है, जो कि वो पिछले 3 और 4 दिन से कर रहे हैं, कि हमें मेथड्स ऑफ डी एस्केलेशन आइडेंटिफाई करना चाहिए और डायरेक्टली भारत और पाकिस्तान को बात करना चाहिए किसी भी तरीके की मिसकैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए। लेकिन सबसे अहम बात इस स्टेटमेंट में यह है, उन्होंने कहा है, मैं रीड कर रही हूं, कि फर्दर प्रपोज्ड यूएस सपोर्ट इन फैसिलिटेटिंग प्रोडक्टिव डिस्कशन टू अवर्ट फ्यूचर डिस्प्यूट्स। मतलब अभी मध्यस्थता करने के लिए ऑफर किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। मुझे नहीं लगता है कि इतने डायरेक्ट तरीके से पिछले 5 दिन में उन्होंने मध्यस्थता करने का ऑफर किया था। आपको याद होगा परसों रात जेडी वांस ने ये इंटरव्यू में पढ़ दे रही हूँ, ये स्टेटमेंट का आखिरी सेंटेंस है, वो मैं पढ़ रही हूँ। वो कहता है, he further proposed, which means Marco Rubio further proposed US support in facilitating productive discussions to avert future disputes. इसका मतलब यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी ऑफर किया है कि वो मीडिएशन करेंगे, मध्यस्थता करेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच में। अगर ये इसको मेरे ख्याल से इस तरीके से देखना चाहिए, जो बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वी फर्दर प्रपोज यूएस सपोर्ट इन फैसिलिटेटिंग प्रोडक्टिव डिस्कशन, मतलब वो भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद हो, इसको लेकर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हम आपको बातचीत की मेज पर लाने में मददगार साबित हो सकते हैं। देखिए, मध्यस्थता तो भारत कभी किसी की स्वीकार करता ही नहीं है, इस बात को हम सबको समझना चाहिए, जिस तरीके का संप्रभु देश भारत है। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो तनाव है उसको कम किया जाए। और ये नसीहत जो अमेरिका पाकिस्तान को भी दे रहा है, ये यूं कहें कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान का तो कान मरोड़ा जा रहा है। और अब जिसका जिक्र हमारी सहयोगी मेघा कर रही हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत जो अमेरिका की तरफ से की गई है, और उसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि साहब कहीं ना कहीं आपको ये तनाव कम करना होगा। और ऐसे में दोबारा से ये पूरा स्टेटमेंट जो सामने निकल कर आया है, अंग्रेजी में है, ये एक बार फिर से जरा मेघा से हम गुजारिश करेंगे कि मेघा जरा पढ़िए ये पूरा का पूरा जो हम लोगों के पास में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का स्टेटमेंट है, which says Secretary Rubio's call with Indian External Affairs Minister Dr. Jaishankar. The below is attributable to spokesperson Tammy Bruce. Spokesperson ने ब्रीफ करी है तो ये स्टेटमेंट आया है। उनका कहना है, Secretary of State Marco Rubio spoke with Indian External Affairs Minister सुब्रमण्यम जयशंकर. सेक्रेटरी रूबियो emphasized that both sides need to. मैं इसका अनुवाद करती चलती हूँ कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। सेक्रेटरी रूबियो emphasized that both sides need to identify methods to de-escalate and re-establish direct communication to avoid miscalculation. ठीक है, तो मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने हमारे विदेश मंत्री से कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ इन्हें तनाव कम करने के जो तरीके हैं उसको पहचानने की जरूरत है। और साथ ही आगे क्या कहा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन दोनों के बीच सीधा संवाद हो, इसके चैनल्स खुले, वो बातचीत का जो संवाद का तरीका है, चैनल है, वो खुले, इसको तलाशने की जरूरत है। और आगे वो कहते हैं कि he further proposed US support in facilitating productive discussion to avert future disputes. मतलब वो कह रहे हैं कि हम आपकी मदद कर देंगे अगर आप लोग सीधा संवाद अभी नहीं कर पा रहे हैं, जिसका उन्होंने जिक्र किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मुझे लगता है जरा यहाँ पर हमें रक्षा विशेषज्ञ जनरल अश्विनी सिवाच का रुख करना चाहिए। जनरल सिवाच, ये जो अमेरिका की तरफ से पेशकश की जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका ये कोशिश में है कि किसी तरीके से, वो पहले दिन से नहीं चाह रहा है सर, जो दुनिया की हालत है, जो अमेरिका की आर्थिक हालत है, कि कहीं पर भी किसी भी तरीके का तनाव बढ़े। पहले दिन से अमेरिका की कोशिश यही है कि इस तनाव को कम किया जाए। हालांकि अमेरिका जानता है हिंदुस्तान की ताकत क्या है, हम संप्रभु देश हैं, और ऐसे में जो पहलगाम वाला हमला हुआ उसके बाद भारत को यह पूरा अधिकार, पूरा हक कि हम जवाबी कार्रवाई करें, इसकी तस्दीक भी अमेरिका की तरफ से की गई। लेकिन अब जो अमेरिका कह रहा है कि आप चाहें तो हम मदद कर देंगे, आप लोगों को साथ लाकर संवाद आप लोगों में शुरू हो, इसकी आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको जनरल सिवाच? हाँ रुमना, बिल्कुल आपने जो एनालिसिस किया बिल्कुल ठीक है। सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के हालात बहुत जोरों से एक प्रकार से खराब होते जा रहे हैं, एक लड़ाई का माहौल बढ़ता जा रहा है, और जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है उसमें बढ़ाव आता जा रहा है, जो हम
कहीं पहले 5th नोच पे थे, अभी फ्रांस से 4 पे पहुंच गए और जल्दी हम 3 पे पहुंच जाएंगे। ऐसा लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन है वो डिटोरेट कर रही है। और ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, उसके पास फेस सेविंग ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कराई है, तो ये एक प्रकार दर्शाता है कि सिचुएशन इससे पहले कि बहुत ज़्यादा खराब हो, अमेरिका चाहता है कि कोई ना कोई डीएस्केलेशन हो दोनों देश के बीच में और कहीं ना कहीं बातचीत हो, और वो इसकी मदद कर सकता है कि आपकी बातचीत शुरू हो। तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका को भी अब लगने लगा है कि अगर ये लड़ाई बढ़ती गई तो ये किसी हालात में कहीं तक पहुंच सकती है। देखो भारत लड़ाई आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने निकल कर आया कि पाकिस्तान तो बाज नहीं आ रहा है, हमारी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बताया गया कि साहब ये उकसावे वाली कार्रवाई जो है और साथ ही साथ तनाव बढ़ाने वाला एक्शन, मतलब एस्केलेटरी भी और सर प्रोवोकेटिव भी, वो एक्शंस पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है। और सर हम सब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो कही गई कि साहब जो अग्रिम मोर्चे हैं वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से तैनाती बढ़ाई जा रही है, मतलब ये भी पाकिस्तान की तरफ से एक तनाव वृद्धि वाला कदम है जो उठाया जा रहा है। ऐसे में सर ये एस्केलेटरी लैडर जिस पर पाकिस्तान तो लगातार चढ़ता चला जा रहा है, हमारा अभी तक का जो रणनीतिक जवाब पाकिस्तान को यह है कि हम आपको अनुपातिक तरीके से ही जवाब देंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरीके से उसको फौरन ही फौरन जाकर कुचल रहे हैं, हम प्रोपोर्शनेट उसको जवाब दे रहे हैं। यहां पर अमेरिका की एंट्री और अमेरिका की तरफ से यह बयान, तो क्या ये जो अमेरिका प्रपोज कर रहा है कि साहब आप मेथड्स ऑफ डी एस्केलेशन ढूंढें, आप जो है वो बातचीत का जो चैनल है उसके जरिए इस मामले को खत्म करने की कोशिश करें, क्या अभी के सिनेरियो में ये पॉसिबल नजर आ रहा है सर? और अगर हाँ तो किस तरीके से? देखो रुमना, मुझे अभी तो नहीं लग रहा कि पॉसिबल है, क्योंकि बहुत आपस के रिलेशन इतनी जल्दी खराब हो रहे। देखो भारत तो युद्ध नहीं चाहता, मगर जिस हिसाब से पाकिस्तान बुखला गया है, पैनिक मोड है और उसके पास कोई फेस सेविंग नहीं। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपने अवाम को दिखाने के लिए कि भारत ने जब एक प्रकार आपका नो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए टेररिस्ट के, उनके बाद आप क्या कर पाए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है पाकिस्तानों पर। और जनरल आसिम मुनीर बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं और जो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत वीक गवर्नमेंट माना जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान एस्केलेशन मैट्रिक्स के ऊपर चल सकता है, इसमें कोई नहीं। भारत तो नहीं चाहता, पर भारत अगर पाकिस्तान वाकई युद्ध की तरफ बढ़ेगा तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हम ईट का जवाब पत्थर देंगे। पर प्रॉब्लम यह है, क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है, क्या वो लड़ सकता है? क्योंकि जिस हालात में उसके 5-6 दिन से असला नहीं है, उसको पास डीजल नहीं है, उसके टैंक नहीं चल सकते। उसके बाद ये भी सच्चाई है, जब उसके ट्रुप्स मूव कर गए हैं वेस्टर्न बॉर्डर से, स्पेशली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से, तो उसको वहां पर भी मार पीट रही है। आप सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं सर। ये जिस स्थिति में पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है और जिस तरीके से पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है, इस पर मुझे लगता है मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी सर। लेकिन आपने बिल्कुल पॉइंट ऑन बात कही सर कि भारत की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि साहब हम तनाव वृद्धि नहीं चाहते हम तनाव बढ़े, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाया जाएगा जो लगातार पाकिस्तान पिछले 3 दिन से कर रहा है, तो फिर उसका जवाब और माकूल जवाब तो हिंदुस्तान देगा जो हम दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, भारत ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को खदेड़ा है। भारत के हवाई क्षेत्र से पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को खदेड़ा गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। देखिए आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर बताया गया है कैसे पाकिस्तान की तरफ से भारत में हवाई घुसपैठ की कोशिशें की गई और उन हवाई घुसपैठ की कोशिशों को भारत ने लगातार नाकाम किया। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को अपने हवाई क्षेत्र में घुसने से खदेड़ा। सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या डिटेल्स सामने आ रही है नीरज? हाँ बिल्कुल रोमाना, जब ये अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने भी जो हमला करने की कोशिश की। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने भी अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया। डॉग फाइट हुई भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के बीच में, और जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना को कि जो फाइटर जेट्स थे उनको खदेड़ दिया गया, उनको वापस मजबूर किया गया कि वो अपनी सीमा में चले जाएं, अपनी हद में रहें। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यानी कि जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने छेड़ा भारत के ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में, उस पर पाकिस्तान को चाहे वो ड्रोन अटैक हो, चाहे मिसाइल अटैक हो या फिर फाइटर जेट्स हो, JF-17 दरअसल जो सरगोदा एयरबेस है रोमाना, वहाँ पर JF-17 तैनात रहते हैं। इसीलिए शायद भारत ने ये बड़ी कार्रवाई सरगोदा एयरबेस पर की है, क्योंकि वहाँ से उनके फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी थी भारत में हमले की।
ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं और इस बीच आइए जरा जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड वर्षा कुकरेती जी भी मौजूद हैं। जरा वर्षा कुकरेती जी से समझते हैं, ये वर्षा कुकरेती जी, जिस तरीके से पूरी की पूरी ये सिचुएशन और ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसका जिक्र भी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस सिनेरियो को? जी, सबसे पहले शुरुआत तो पहलगाम से हुई। हम सभी सारा हम फॉलो कर ही रहे हैं। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें कि हमने उनके टेररिस्ट बेसिस को ही फोकस किया। हमने ना सिविलियन पे किया, जबकि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम पाकिस्तान को पूरा 2 बार हम नष्ट कर सकते हैं। पर हमारा बहुत ही कंट्रोल्ड रिस्पांस था, और जैसे कि हमने कहा कि हम टिट फॉर टैट करेंगे। हमारा जो रिस्पांस रहेगा, अगर वो हमारे सिविलियन बेसिस पे अटैक करेंगे तो हमारा भी वही रिस्पांस रहेगा, लेकिन पहला कदम हमेशा उन्हीं की तरफ से होगा। तो जो बात आ रही है कि आज जो डॉग फाइट हुई और हमने उनके जहाज को खदेड़ दिया, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये सालों साल की मेहनत होती है, जिसके लिए हमारे ट्रूप्स हमेशा तैयार हैं। तो जो भी दूसरी बात है, हम सबके पास एक वॉर प्लान होता है, हर देश के पास एक वॉर प्लान होता है, उस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान ने जितना क्लेम किया कि हमने इस बेस को खराब कर दिया, सिरसा को खत्म कर दिया, वो उनके वॉर प्लान में रहा होगा, परंतु उनके पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं थी, ना उनके पायलट इतने कैपेबल हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो अपने वॉर प्लान को एग्जीक्यूट करें। वो 2 दिन में 3 दिन में हमको समझ आ गया कि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है। तो वॉर प्लान तो उनका बहुत अच्छा बना होगा, बट उसके एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई पिछले 3-4 दिनों में। अब रही बात यूएस की तरफ से ये कहना कि मैम यूएस वाले बात पर आप रिएक्शन जरूर दीजिएगा मैम, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि साहब ये उनकी वॉर प्लान का हिस्सा रहा होगा। मतलब वो ख्याली पुलाव पक तो नहीं पाई, वो ख्याली पुलाव है, और उसी ख्याली पुलाव को देखिए किस तरीके से अपने लोगों के सामने परोसने का काम कर रहा है पाकिस्तान। अब वो ख्याली पुलाव है, उससे किसी का पेट तो भरेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ भ्रम फैलाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताने जा रही हूं। सीआईएसएफ जिसके जिम्मे एयरपोर्ट्स की सुरक्षा होती है, सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर अपने सुरक्षा बलों की संख्या और बढ़ा दी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर और सुरक्षा बल तैनात किए, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अंकित, ये जो प्रमुख शहर है भारत के, दिल्ली, मुंबई, वहां के एयरपोर्ट्स या फिर देश भर के एयरपोर्ट्स या फिर खासतौर से जो उत्तर और पश्चिमी भारत के एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर ये सुरक्षा बलों की संख्या सीआईएसएफ ने बढ़ाने का फैसला लिया है। डिटेल्ड जानकारी क्या है अंकित गुप्ता? देखिए, इसमें जो आदेश जारी किया गया उसमें एक लाइन लिखी हुई है, एट ऑल सिविल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। इसी से साफ हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 एयरपोर्ट्स, बल्कि वो तमाम एयरपोर्ट्स जहां पर जो सीआईएसएफ के सुरक्षा बल तैनात हैं, उन तमाम एयरपोर्ट्स की जो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसमें जो आदेश में साफ तौर पर दिया गया है कि ये सुरक्षा कैसे बढ़ाई गई है, 2 इसमें जो फैक्टर्स रखे गए हैं, पहला कार्गो ऑपरेशंस और दूसरा जो बैगेज हैंडलिंग सिस्टम। और कार्गो ऑपरेशंस और बैगेज हैंडलिंग सिस्टम को अगर समझते हैं तो कार्गो ऑपरेशन में वो सामान जो कि जो है आपको कार्गो के थ्रू जाया जाता है, हवाई जहाज से एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता है, एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, तो उसकी सुरक्षा, उसकी स्कैनिंग और ज्यादा की जाएगी। लेकिन उसके साथ ही में जब हम और आप जैसे सफर करते हैं और अपने साथ में जो बैगेज लेकर के जाते हैं, उसकी जो सिक्योरिटी भी, वैसे तो देखिए रोमाना, जब भी हम सफर करते हैं सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी चेक होता है और प्रॉपर स्कैनिंग होती है, लेकिन उस स्कैनिंग को और ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाए, उसके लिए एडिशनल मैन पावर की जो संख्या जो बढ़ाने को कहा गया है। और मकसद साफ है कि किसी भी तरीके से कहीं कोई चूक ना हो। और इसी वजह से रोमाना हमको यह भी बताना होगा कि पिछले 2 दिनों के दौरान लगातार ऐसे आदेश आए हैं कि यात्रियों को एयरपोर्ट जो है कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचना होगा। न सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, बल्कि जो कई एयरलाइंस हैं उनकी तरफ से भी इस तरीके की एडवाइजरीज अपने यात्रियों के लिए जारी की गई है। ये आपने बिल्कुल सही कहा अंकित गुप्ता। और अब तो देखिए सीआईएसएफ, उसकी तरफ से ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि देश भर में जितने सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं, वहां सब जगह सुरक्षा की जिम्मेदारी जहां सीआईएसएफ की होती है, वो अपने जवानों की संख्या में वहां पर वृद्धि करने जा रहे हैं। इस बीच मैं एक बार फिर से रुक करती हूं, हमारे साथ वर्षा जी लगातार बनी हुई हैं। वर्षा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अमेरिका की तरफ से जो बयान आया वहां के विदेश मंत्री का, हमारे विदेश मंत्री से जो उन्होंने बातचीत की, उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया देनी थी मैम जी। देखिए, आज के समय में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है पूरे दुनिया के लिए,
और क्योंकि जो सिचुएशन आई है, अब इकोनॉमिकली भी हम बहुत भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो इस एरिया में अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की वॉर एस्केलेट करती है तो यूएस जो है वो चाहता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि वर्ल्ड में ऑल ओवर ही बहुत सारा उलटफेर चल रहा है। तो यही एक एरिया था जो शांत बैठा हुआ था। उनकी मंशा उन्होंने हमारे पास जाहिर करी है, पर सब कुछ जो है डिपेंड करता है पाकिस्तान पे। हम लोगों ने, हमारी तरफ से पहला वार हुआ ही नहीं है। अब अगर वो वार करेंगे तो हमारा वार हमारे लेवल पे होगा। हम किस लेवल पे उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो कल और परसों में दुनिया ने देख ही लिया है। तो इसीलिए वे चाहते हैं कि हमारी तरफ से शांति हो जाए, थोड़ा हम लोग अपना रिस्ट्रेन करें, परंतु हम तो पूरी तैयारी में है, पूरा देश तैयार है। आप देख रहे थे चंडीगढ़ में भी इतने वॉलंटियर्स आए हैं, जहाँ मैं जा रही हूँ पीपल आर कमिंग एंड वांटिंग टू वॉलंटियर। प्लस मेरा एक और है, अगर जो एयरपोर्ट में ट्रैवल करने वाले लोग हैं, अगर आप जा रहे हैं तो सुरक्षा बलों के साथ आप सहयोग कीजिए, प्लस अपना कम से कम सामान ले जाइए, जरूरत से ज्यादा सामान ले जाने की भी जरूरत नहीं है। ये मेरा उन लोगों से दरखास्त है जो ट्रैवल कर रहे हैं। सही मैम, बिल्कुल सही। मतलब इस तरीके की जानकारियां होनी चाहिए देश की जनता के पास, क्योंकि अभी जो समय है वो संवेदनशील समय है सुरक्षा के लिहाज से। इसलिए जितना कुछ आपसे बन पड़ता है, आप जो भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपना फर्ज निभा सकते हैं वो जरूर निभाइए अपना फर्ज। इस बीच देखिए, भारत और पाकिस्तान तनाव का जो ये माहौल बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका बयान सामने आया है। सभी का लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। देश के कुछ लोगों के पोस्ट देश विरोधी हैं, ऐसे पोस्ट से सेना की इच्छा शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ की नजर सोशल मीडिया पर है, और सोशल मीडिया पर जो कुछ देश के नागरिक बातें लिख रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ को अच्छी नहीं लग रही हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अभी तो सबका लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए, और कुछ लोगों के जो पोस्ट हैं वो देश विरोधी हैं। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुना देते हैं आपको। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। यह काम केवल देश के नेतृत्व का ही नहीं है, केवल सुरक्षा बलों के जवानों का ही नहीं है, प्रशासन में बैठे हुए लोगों का ही नहीं है। यह कार्य उससे भी महत्वपूर्ण एक शिक्षक का होना चाहिए। उसके लिए क्या है? राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र प्रथम के इस भाव के साथ जब वो कार्य करने लग जाएगा तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उस प्रकार की एक नई पीढ़ी को खड़ा कर पाएगा। उस पीढ़ी को खड़ा करने में वह सहायक होगा, और जब वह पीढ़ी खड़ी होती है तो वह पीढ़ी विकसित भारत की आधारशिला बनती है। विकसित भारत, एक ऐसा भारत जिस भारत में सबकी सुरक्षा की गारंटी भी है, सबकी समृद्धि की गारंटी भी है, और सबकी खुशहाली की गारंटी भी है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, एक ऐसा भारत जो दुनिया को मार्गदर्शन और नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है। उस भारत के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो संकल्प हम सबको दिया था, पूरे भारतवासियों को दिया था, उस संकल्प के साथ जुड़ने के लिए हम सब को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना होगा। और याद रखना, जब सामूहिक रूप से प्रयास होते तो उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे होते हैं। तो आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। इस समय हर देशवासी का लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, नेशन फर्स्ट का लक्ष्य। और जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बातें कुछ लोग कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है, उस ओर भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से ध्यान खींचा गया है। इस बीच आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी और साथ ही खास मेहमान जनरल सिवाच लगातार बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से जनरल सिवाच का रुख करती हूँ। जनरल सिवाच, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, ये जिस तरीके से अमेरिका जो है अब इस पूरे क्षेत्र के अंदर चाह रहा है कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो, कभी पाकिस्तान में बात कर रहा है, कभी हमसे बात कर रहा है, आपको क्या लगता है सर, ये जो स्थिति बन रही है ये एडवांटेज पाकिस्तान होगी? क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही यही चाह रहा था, वो तो चाह रहा था कि दुनिया के देश सामने आए और उसके लिए ढाल बन जाए।
देखो रुमाना, भारत ने ये चीज बहुत क्लियर कर रखी है कि जब बात आती है पाकिस्तान और भारत की, तो भारत बायलैटरल इशू में बिलीव करता है, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन का कोई रोल नहीं। तो ये तो क्लियर है, पाकिस्तान को भी पता है और अमेरिका को भी पता है। पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रंप 1.0 में बता दिया था। अब बात आती है कि वाकई सिचुएशन जो डिटोरेट हो जाएगी तो ना भारत के लिए फायदे में है, और पाकिस्तान तो लड़ ही नहीं सकता, उसकी तो हालात वैसे खराब हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगाएगी, क्योंकि भारत एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होना चाहता। एक देश जो चाहता है कि कुछ लड़ाई हो तो वो चीन के अलावा और कोई नहीं, क्योंकि चीन जो समझता है कि जितनी भारत की इकोनॉमी डाउन हो उससे उसको फायदा है। मगर मुझे लगता है अमेरिका नहीं चाहता कि सिचुएशन डिटोरेट हो, और स्पेशली दोनों न्यूक्लियर देश है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान का लीडरशिप आज की तारीख में बहुत पुअर है इन टर्म्स ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, इन टर्म्स ऑफ जनरल आसिम मुनीर, वो किसी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए एक जो डर भी है, खौफ भी है कि पाकिस्तान जो खुद तो टूटेगा, मगर न्यूक्लियर हथियार का भी अगर इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए जब न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है तो अमेरिका चाहेगा कि इसको एक प्रकार अब कम किया जाए और डी एस्केलेट किया, और वो मुझे लगता है उसमें पहल। मगर एक चीज इसको देखना पड़ेगा रूबी का, कि देखो किस प्रकार से आपको कैसे बात की है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो ने, उसने सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात की, जनरल आसिम मुनीर से। इसका मतलब असली पावर जो पाकिस्तान में वो जो इस्लामाबाद नहीं, वो रावलपिंडी, वो तभी हम कहते रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ये पॉइंट हम लोगों ने सुबह भी रेस किया था कि देखिए अमेरिका जो है वो पहले बात किससे कर रहा है, जिहादी जनरल से कर रहा है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार वो महज एक कठपुतली है, होगा पाकिस्तान में वही जो वहां की सेना और जो वहां का जिहादी जनरल चाहेगा। इसी वजह से अमेरिका भी वहां पर जब पहले बात करता है तो जिहादी जनरल से बात करता है, और जब अमेरिका को यह समझ में आ जाता है कि जिहादी जनरल उसकी सुनने को पूरी तरीके से तैयार है, उसके बाद ही अमेरिका की तरफ से वहां की सरकार के साथ यह संपर्क साधा जाता है। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, भारत ने पाकिस्तान पर जो बड़ी जवाबी कार्रवाई की है, इसके तहत पाकिस्तान के कमांड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की रडार साइट्स को, हथियार भंडार जहां पर पाकिस्तान के हैं उन साइट्स को निशाना बनाया गया है। और ये कहां है इसका जिक्र जो हम पहले भी कर रहे थे, ये शुरू होते हैं रफीकी मुरीद चकलाला में जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर। इसके अलावा जो रहीम यार खान एयरबेस है वहां पर हमला किया गया है, जो सक्कर का इलाका है वहां पर ये निशाना साधा गया है, जो चुनिया वाला सैन्य ठिकाना है वहां पर ये प्रहार किया गया है, और सियालकोट स्थित एयरबेस को तबाह किया गया है। तो ये भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, हमारे सैन्य ठिकानों से लेकर हमारे रिहायशी इलाकों तक पाकिस्तान की तरफ से नापाक करतूत को अंजाम देने की नाकाम कोशिशें जारी है। अखनूर में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाके को यहां निशाना बनाया है और कई घरों को यहां इस सेक्टर में नुकसान पहुंचा है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी कैसे अखनूर में यहां पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां पर अभी भी लगातार फायरिंग की आवाज़ आ रही है। जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ भेजे जा रहे हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं, और ये सिर्फ आवाज़ें नहीं हैं, इन मिसाइल्स जो उनकी तरफ से दागे जा रहे हैं उसके बाद जो हमारे बॉर्डर के इलाके में जो ये आवाज़ आपने जो अभी सुनी होगी, ये दरअसल पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोले दागे जा रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके का माहौल है, क्या दहशत है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो घर है वो तबाह हो चुका है। यहाँ आज सुबह करीबन 5 साढ़े 5 बजे के बीच का वक्त था जब लोग घरों में सो रहे थे। ये देखिए, ये आवाज़ें भी पीछे से लगातार आपको सुनाई दे रही क्योंकि बेहद करीब हम खड़े हैं। 5 साढ़े 5 बजे के बीच का वक्त था जब ये इस तरीके से यहाँ पर एक गोला गिरा है। जो यहाँ रह रहे लोग बता रहे हैं वो सो रहे थे, और उसके बाद हालात क्या हुए कि पूरा का पूरा घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। ये तस्वीर आपको अंदर से दिखाते हैं। ये कमरा हुआ करता था और इस कमरे की हालत देखिए, आप अंदर से देखिए तो यहाँ छत पर गोला गिरा और उसके बाद
पूरा का पूरा जो घर है वो तबाह हो गया। देखिए ये पूरा छत पर जब गोला गिरा तो वो छत को एकदम फाड़ता हुआ नीचे मलबा गिरा है। ये छत में बड़ा छेद हो गया है। ये आप स्थिति को देखिए और समझिए कि जब सुबह के वक्त लोग अपने घरों में मौजूद थे, सो रहे थे, और ये वो लोग हैं जो सैनिक नहीं हैं, आम लोग हैं। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो आतंकवाद नहीं फैलाता, वो आम नागरिकों पर हमला नहीं करता, लेकिन आप देखिए, ये समझिए कि वो आम नागरिकों पर निशाना बना रहा है, लगातार आम नागरिकों के घरों पर गोला बारूद फेंक रहा है। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से कितना बड़ा डैमेज इस पूरे इलाके में हुआ है। अभी दिन का वक्त है, लेकिन इस वक्त भी लगातार बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से गोले लगातार दागे जा रहे हैं और ये घर जो हैं आसपास बॉर्डर के इलाकों के वो तबाह होते जा रहे हैं। लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारे साथ लालचंद जी हैं जिनका ये घर है। सर आप आइए, बताइएगा। ये सबसे बड़ी बात इनकी है कि ये फ़ौज से रिटायर आदमी हैं, 28 साल इन्होंने फ़ौज की नौकरी की है। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से लालचंद जी फ़ौज में अपनी सर्विस देते रहे। कारगिल की लड़ाई इन्होंने लड़ी है और एक बहुत खूबसूरत बात ये कह रहे हैं कि रिटायर ज़रूर हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर सेना उन्हें मौका देती है तो वो ज़रूर अपनी सर्विस को देंगे, बॉर्डर पर जाएंगे और हथियारों के साथ पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। सर आपने 28 साल नौकरी की? जी, मैंने 28 साल नौकरी की है और अपनी सर्विस के दौरान मैंने एक युद्ध भी लड़ा है, ऑपरेशन विजय करगिल। तो मैं सबसे पहले अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जितने भी मतलब हमारे सेंटर के विपक्ष वाले और दूसरे भी के एकजुट हो जाएं और हमारी जो सिविल जनता है उनसे मेरी आग्रह है कि घबराने की कोई बात नहीं। उनके 6 हाथ 6 कान नाक नहीं है, हमारी तरह ही है। डट कर मुकाबला करे हिंदुस्तान। और हमारा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, सभी को पता है। हमारा आशियान मेरा ही नहीं, बहुत से सिविल आदमियों का तोड़ा है इसने। और इनको ऐसा सबक सिखाएं जबकि हम एक उग्रवाद के बरखिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारी बेटियों का और हमारी बहनों का सिंदूर उड़ाया है। सिंदूर का मतलब क्या है, पाकिस्तान को हम सिखा दें कि सिंदूर क्या चीज है। और मैं ज्यादा ना बोलता हुआ सभी पूरे हिंदुस्तान को एकजुट मतलब देखना चाहता हूं और मुकाबला करें डट कर, ताकि पाकिस्तान को पता चले कि सिंदूर का मतलब क्या है, सिंदूर चीज क्या है। तो मैं यही चाहता हूं कि पाकिस्तान को दोबारा इसकी नानी भी सोचे, ऐसे बंदे पैदा करने के लिए माँ तो कहीं रही, नानी भी सोचे कि मैं ऐसा बंदा नहीं पैदा करूं। गलती माफ करना जो सुन रही है पाकिस्तान की माँ और नानी, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है, जायज किया है और हम ये सबक इनको सिखा कर ही रहेंगे। मेरी सेना वही सबक सिखा रही है। लेकिन आप देखिए, ये हमारे देश के एक सैनिक ही बोल सकता है जिसका घर उसकी आंखों के सामने तबाह हो गया, जिसका परिवार यहाँ से किसी दूसरी जगह पर जाने पर मजबूर हो गया। वो सैनिक जो है जिसने एक लड़ाई पहले लड़ी है पाकिस्तान के खिलाफ, और आज भी ये कह रहे हैं रिटायर होने के बाद कि वो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, उन्हें अगर सेना बंदूक थमा देती है। और सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि वो भले उनका ये आशियाना टूट गया, लेकिन पाकिस्तान बर्बाद होना चाहिए, पाकिस्तान को दोबारा कभी पनपने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये एक सैनिक की आवाज़ है, एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑनररी लालचंद की आवाज़ है। और ये उनकी तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि उन्होंने सेना में किस तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी वो सेना के नाम की, और अब भी क्योंकि बॉर्डर के पास घर है वहाँ पर एक लड़ाई ज़रूर लड़ रहे हैं। इन बॉर्डर के आसपास जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और घर की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बेड लगा हुआ था, उनका पूरा परिवार सोया हुआ था। सर परिवार यहीं सोया हुआ था? हाँ, यहीं सोया था। और वो भगवान की दया से, दुर्गे माँ की कृपा से, क्योंकि दुर्गे माँ हमें बचाती आई है और बचाती रहेगी। तो ये जब फटा सर तब आप सो रहे थे? वो सो रहे थे, जब ब्लास्ट हुआ तब वो उठकर परले घर में गए। तो एकदम छत के ऊपर ही? हाँ, छत के ऊपर गिरा और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। धमाके के साथ तमाम कांच के मतलब शीशे दरवाजे टूट गए। कोई किसी को कोई चोट किसी को नहीं आई है, झूठ नहीं बोलना, चोट किसी को नहीं आई है। लेकिन बोलते हैं कि घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को पता चले कि
सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बॉर्डर के आसपास के इलाकों में ये जो पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतें। और देखिए यहाँ आरएसपुरा सेक्टर जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को यहाँ जो निशाना बनाया है, हमारे संवाददाता अजय बाचलू इस इलाके में पहुंचे, उन्हीं की एक रिपोर्ट अब मैं आपको दिखा दूं। जम्मू में ड्रोन की साजिश को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान ने लगातार जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे आरएसपुरा इलाके के सिविलियन इलाकों को टारगेट किया है। मैं समय आरएसपुरा के गांव में हूं। यहां रात भर करीब 14 घंटे हुई गोलीबारी में क्या कुछ नुकसान हुआ है लोगों का, आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर इस घर में भी रात को एक शेल गिरा है और इस शेल के गिरने के बाद यहां पर क्या हश्र हुआ है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये देखिए खिड़की पूरी चौगाट के साथ ही बाहर आई है और यहां पर ये कहां पे थी खिड़की, ये खिड़की यहां पर थी और यहां सर शेल लगने के बाद ये खिड़की का पूरा हिस्सा नीचे आया है। आपका ही घर है? आपका ही घर है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरसेम लाल। तरसेम, क्या हुआ था रात को? सर कोई 11 बजे का टाइम था सर। पहले छोटा मोटा फायर था, उसके बाद इधर से फायर चलते चलते इधर आ गया। ये फायर सर इधर से आया। मैं यहाँ अंदर ना, मैं थोड़ा सा लाइट बंद थी, उसके बाद यार कोई 10 मिनट कम लाइट आई है 11 बजे। मैं इधर लेट गया बाहर। मैंने बोला गर्मी है, चलो पक्खा लगा के तो थोड़ा साइड पे लेट जाता हूँ। लेटा हूँ मैं। उसके बाद क्या हुआ कि बम धमाका हो गया। मुझे ये नहीं पता कि मैंने सोचा कि इधर ही हुआ अंदर, ये गेट के पास हुआ। मेरे जानवर थे 2 जानवर मर गए, मेरे 2 जानवर जख्मी आपके सामने हैं। बाकी सर आप देख रहे हो शीशे अंदर तक शल गए हुए हैं। ये शेल फटने से इसकी चौगाट पूरी बाहर आ गई सर। ये आ गई। और ये सर इसी वजह से सर, ये देखो गिरा कहाँ? ये सर वो सर गेट के सामने। अच्छा, गेट के सामने। जी सर। अच्छा। तो सर उसके बाद ये लगा हुआ है अंदर तक सर शल गए हुए हैं। मैं वहाँ पे यहाँ पे मैं लेटा हुआ था, 11 बजे का टाइम है। मैं यहाँ पे लेटा हुआ था। उसके बाद सर ये खिड़कियाँ पूरी खिड़की पाड़ कर वो सामने शल लगे हुए 2 जी। ये मेरा किचन है, किचन के अंदर भी लगा हुआ शल। अच्छा। हाँ जी सर। तो ये पूरा इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं न केवल बाहर जो तबाही हुई है, उसके जो शेल गिरा है उसके जो निशान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस बीच